हेलो स्टूडेंट, तो चलिए हम चैप्टर 1 ज्योग्राफी का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट इसका पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बोला था कि लैंड यूटिलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। लैंड यूटिलाइजेशन का मतलब आप समझते ही हैं कि जो हमारे देश में भूमि है, जो ज़मीन है, उसको हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं और हमने किस ज़मीन को किस नाम से लेबलाइज़ कर दिया है, ये हमें देखना है। तो जो भूमि संसाधन है उन्हें कुछ इस प्रकार से यूज़ किया जाता है। जो भी हमारे देश में आपको पता होगा एरिया है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, लगभग 32 लाख आप मान लीजिए 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ये हमारे देश का जो है एरिया है। आप चाहें तो हेक्टेयर्स में अगर करेंगे तो 32.8 मिलियन हेक्टेयर्स हो जाएगा, ठीक है ना, 328। चलिए, तो जो भी हमारे देश का एरिया है, जोग्राफिकल एरिया, टोटल जोग्राफिकल एरिया, क्लियर है। इसे आप अगर मिलियन में लिखना चाहें तो आप जानते हैं यही हो जाता है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो टोटल एरिया है इसका सिर्फ 93% ही अवेलेबल है, 7% नहीं है हमारे पास, हम उसका यूज़ नहीं कर पाते। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ हिस्सा आपको पता होगा कि पीओके में है, जो कि ऑब्वियस है हमारा, बट हम उसे यूज़ नहीं कर पाते किसी भी पॉलिटिकल रीज़न से। और कुछ हिस्सा जो है वो चाइना के पास है, या ये कहें कि उसकी सर्वेइंग नहीं हुई है तो उस एरिया को भी यहाँ निकाला हुआ। और कुछ हिस्सा जो है ईस्टर्न स्टेट जो होते हैं वहाँ पर है, पहाड़ों के बीच का इलाका जो है। तो ये सब इलाका मिलाकर अगर आप ध्यान दें तो लगभग 7% के आसपास होता है। तो हमारे पास 93% अवेलेबल है। उस 93% का 22.55% या लगभग 23% आप मान सकते हैं फॉरेस्ट में यूज़ होता है। और आपने 9th क्लास में या लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, फॉरेस्ट को कई प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टिव और अनक्लासिफाइड, जो कि हम यहाँ डिटेल में आज डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक कुछ और चल रहा है। बस मैंने आपको एक हिंट दी है। फॉरेस्ट के बाद जो हमारा दूसरा यूज़ है, लेबलिंग है, वो है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। तो आपको पता होगा कुछ ऐसी भी ज़मीन है जिस पर हम खेती नहीं करते हैं, ठीक है ना। एक तो हो गया फॉरेस्ट, दूसरा ऐसी ज़मीन जिस पर हम खेती नहीं करते हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? तो ऑब्वियस सी बात, एक है बैरन यानी कि बंजर भूमि, क्लियर है बच्चों। दूसरी जिन जगहों पर हमारे घर बने हैं, रोड हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, ये सब जगह क्या हैं? ये जगह वो हैं जो कि कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। थर्ड जो कैटेगरी आती है बच्चों वो है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अब ये क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, देखो ये वो ज़मीन है एक्चुअली जो आप कल्टीवेट कर सकते थे बट आपने कल्टीवेट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आप उसे ग्रेजिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। आपने बड़े बड़े जो चारागाह टाइप होते हैं वो खोल रखे हैं, ठीक है, वहाँ पर आपके जानवर चलते हैं इस तरीके के। या उसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी है कि जो ज़मीन है मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, जैसे कि कुछ जड़ी बूटियाँ टाइप होती हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए जो ज़मीन पर्टिकुलर चाहिए होती है उस पर आप और कोई खेती नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा कल्चरेबल वेस्ट लैंड। अब ये क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले हमें फैलो लैंड समझना पड़ेगा, उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फॉरेस्ट, उसके बाद ऐसी ज़मीन जहाँ पर हम खेती कर ही नहीं सकते वो है बंजर भूमि, वेस्ट लैंड, जहाँ पर वेस्ट वगैरह फेंका जाता है या बेकार जो भूमि हो गई है वो। और दूसरी जो इसी के अंदर कैटेगरी, सब कैटेगरी, वो है जहाँ पर हमारे घर बने हैं, बिल्डिंग्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, रोड्स हैं, स्कूल हैं, ये ज़मीन जो है वो भी इसी सेकंड कैटेगरी के अंदर आती है। थर्ड कैटेगरी में आता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। इसमें है चारागाह, जिन पर जो जानवर है चलते हैं, कुछ ऐसी जगह जहाँ पर कुछ स्पेशल जड़ी बूटियाँ या हर्बल पौधे या श्रब्स या हर्ब्स जो हैं वो मिलती हैं, ठीक है। ये जो थर्ड कैटेगरी है इसको समझने के लिए हमें फैलो लैंड को समझना होगा। ये लगभग 8.818% के आसपास है बच्चों, टोटल का 93% जो है उसमें से। देखिए फैलो लैंड क्या होता है आप ये समझ लीजिए, आपने खेती की और खेती करने के बाद आपको ज़मीन कुछ देर तक खाली रखनी चाहिए,
क्योंकि साइंस कहती है कि जो सॉइल है वो रीग्रो होती है, वो नर्चर होती है, उसे जो न्यूट्रिशंस हैं, जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिप्लेनिश होते हैं, दोबारा से भरते हैं, ठीक है, धीरे धीरे उसमें दोबारा से आते हैं, तो उससे उसकी जो उर्वरता है, जो फर्टिलिटी है वो बढ़ती है। तो किसान क्या करते हैं कि ज़मीन को कुछ गैप देते हैं, और देना भी चाहिए। तो फैलो लैंड्स एक्चुअली उन्हीं ज़मीनों को कह दिया जाता है, लेकिन इसमें 2 कैटेगरीज हैं, एक्चुअली 3 कैटेगरीज हैं, तो आप सबको मैं यहाँ समझा देता हूँ। जो फैलो लैंड्स हैं वो 3 कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हो। पहली, ऐसी ज़मीन जो कि आप 0 से 1 साल के लिए खाली छोड़ रहे हैं। फैलो लैंड को आप हिंदी में समझ सकते हैं खाली छोड़ी जाने वाली ज़मीन। खेती करते हैं आप, लेकिन आप कुछ समय के लिए खाली छोड़ रहे हैं, खाली छोड़े जाने वाली ज़मीन, ठीक है। ये ज़मीन मैंने नहीं लिखा है, बट मैं अब लिख देता हूँ ज़मीन। तो इसमें 3 कैटेगरीज आती हैं। कुछ किसान क्या करते हैं, अपनी ज़मीन को 0 से 1 साल के लिए ही छोड़ते हैं। जैसे कि मान के चलिए मैं एक किसान हूँ और मैंने विंटर सीज़न में 5-6 महीने तक खेती की और समर सीज़न में मैंने उसे खाली छोड़ दिया, तो ये जो है इस कैटेगरी में आ जाएगा। और इस कैटेगरी को कहते हैं करेंट फैलो लैंड, वर्तमान पलती भूमि, करेंट फैलो लैंड। आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरी कैटेगरी जो बच्चों आती है वो आती है 1 to 5, यानी कि 5 साल से कम के लिए और 1 से ज़्यादा के लिए। इस कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं बच्चों अदर देन करेंट फैलो। आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड कैटेगरी जो बनी हुई है, ठीक है ना, अदर देन करेंट फैलो, ये सेकंड कैटेगरी में आता है, अदर देन करेंट फैलो। और बच्चों तीसरी जो कैटेगरी है वो है यदि आप 5 साल से ज़्यादा के लिए, ग्रेटर देन 5 ईयर्स। इसका मतलब आप समझे, यानी कि आप 5 साल से ज़्यादा के लिए अगर किसी ज़मीन को छोड़ देते हैं तो फिर उसे हम कहते हैं वेस्ट लैंड। लेकिन चूंकि उस पर खेती की जा सकती है तो उसे कहा जाता है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये फैलो लैंड से जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने आपको बाद में बताया। नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कई बार एग्जाम में 1 नंबर में भी आ चुकी है, नेट सोन एरिया। अब नेट सोन एरिया और NSA, नेट सोन एरिया, और GCA, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मानकर चलिए मेरे पास ये ज़मीन का टुकड़ा है और मैं इसमें मूंगफली यानी कि ग्राउंड नट है ना, मूंगफली की खेती करता हूँ। किसकी? मूंगफली की खेती करता हूँ। क्लियर है? अच्छा, तो मैंने क्या किया, आपको पता होगा कि मैं समर में उसको ग्रो कर लूँगा। सपोज़ मैंने समर में उसे ग्रो कर लिया, 6 महीने के लिए मैंने उसकी खेती की, और 6 महीने खेती करने के बाद क्या हुआ, मैंने उसको खाली छोड़ दिया। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है। तो मैंने 1 साल में उसे एक ही बार बोया, तो नेट सोन एरिया में 1 काउंट किया जाएगा, यानी कि एक बार 1 का काउंट का मतलब है एक ही बार काउंट किया जाएगा मेरे उस एरिया को, ठीक है ना, क्योंकि मैंने एक ही बार खेती की 1 साल में, 1 सीज़न में। लेकिन अगर मैंने एक ही साल में जो 2 सीज़न आते हैं, वैसे 3 होते हैं, मैं 2 मानकर चल रहा हूँ, रबी और खरीफ, एक ही साल में सर्दियों में भी मैंने खेती की इसी ज़मीन के टुकड़े पे और गर्मियों में भी की, एक ही साल में मैंने 2 बार खेती की है, तो फिर GCA में वो एरिया 2 बार काउंट होगा। तो सपोज़ मेरे खेत का एरिया है 1 एकड़, मेरा जो खेत है वो है 1 एकड़ में फैला हुआ, काफ़ी पैसा है मेरे पास, काश ऐसा होता। तो 1 एकड़ जो ज़मीन है, आप ध्यान दीजिएगा, 1 एकड़ जो ज़मीन है उसको मैं एक सीज़न में, अगर 1 साल में 2 सीज़न होते हैं मेनली, मोस्टली मान लेते हैं ब्रॉडली, तो मैंने किसी एक सीज़न में उस पर खेती की, तो NSA जब हम निकालते हैं नेट सोन एरिया, तो उसमें मेरा एरिया एक ही बार काउंट किया जाएगा। तो कितना हो गया NSA? आप बोलेंगे कि मेरे खेत का NSA हो गया, नेट सोन एरिया हो गया 1 एकड़। लेकिन जब GCA निकालेंगे आप, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, तो मैंने 1 साल में 2 बार खेती की अगर, तो फिर वो 2 बार ही काउंट होगा। नेट सोन एरिया में लेकिन 2 बार खेती करने के बाद भी एक ही बार काउंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि खेत तो एक ही है, आपने 2 बार किया है, 3 बार किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये डिफरेंस है। आई होप आप समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, किसी भी ज़मीन के टुकड़े को यदि आप एक ही साल के अंदर 2 बार 3 बार खेती करते हैं, तो GCA में वो 3 बार काउंट होगा, तो थ्राइस द एरिया हो जाएगा, 3 एकड़ माना जाएगा 1 साल के अंदर। लेकिन NSA यानी कि नेट सोन एरिया में वो एक ही बार काउंट होगा, इसलिए 1 एकड़ ही आएगा, ठीक है ना, 1 एकड़ ही काउंट होगा।
तो ये मेन डिफरेंस था इसमें। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, यानी कि इंडिया में, हमारे देश में ये जो ज़मीन है वो किस प्रकार यूज़ की जा रही है। तो पहला पॉइंट यहाँ से बनेगा बच्चों, द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी। आप जानते हैं ज़मीन किस प्रकार की है, इस पर भी निर्भर करता है कि खेती कैसी होगी, क्लाइमेट, मिट्टी का प्रकार क्या है, और ह्यूमन फैक्टर्स भी, ठीक है ना, जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, वगैरह वगैरह। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि किस पर्टिकुलर जगह पर किस प्रकार की खेती होगी या उसे कैसे यूज़ किया जाएगा। अब जैसे अगर हम बात करें पहाड़ों की, तो आप जानते हैं पहाड़ों पर हम आसानी से खेती नहीं कर सकते, लोग बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं वहाँ पर, पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी नहीं है, तो उस तरीके के रीजन में खेती आसानी से नहीं हो पाती। स्लोपी एरियाज़ होते हैं, क्लाइमेट बहुत ही अजीब होता है, आपको पता होगा, माइनस में भी चली जाती हैं, तो हर प्रकार की खेती भी नहीं हो सकती और हर तरीके से नहीं हो सकती, ठीक है। ये एक्चुअली पहला पॉइंट है। तो ये वही बात बताई गई जो मैंने आपको ऊपर बताई थी कि हमारे पास टोटल एरिया का 93% अवेलेबल है, क्योंकि बाकी सब जो है वो आसाम, जम्मू कश्मीर और चाइना वाली जो बात मैंने अभी आपको बताई वो इसमें दी गई है, जिसका अभी हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट पेज पर अगर चलें तो ये आपको डाटा दिखा रहा है 1960 से 61 वाला, और ये दिखा रहा है 2002 से 2003। हो सकता है आपके पास दूसरी बुक हो तो उसमें ये डाटा जो है किसी और ईयर का दिखा रहा हो। हम यहाँ रेफरेंस के तौर पर इसे देख लेते हैं। अगर आप ध्यान दें तो फॉरेस्ट जो है वो 1960 के आसपास लगभग 45.26% था, जो कि घट के रह गया 2002-2003 में 43.4%, यानी कि कम हो गया। तो फॉरेस्ट जो है ऑब्वियस सी बात है वो धीरे धीरे क्या होते गए, कम होते गए, आप ये कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक। चलिए, तो इस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि पहले हमारे देश में क्या था और अब किस तरीके की चीज़ें बदल गई हैं, क्या सिनारियो बदल गया है। चलिए, हाँ, नेट सोन एरिया भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। नेट सोन एरिया ये है एक्चुअली। तो नेट सोन एरिया की अगर हम बात करें, ठीक है, हाँ, वो कलर की वजह से उसमें दिख नहीं रहा है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, आप अपनी बुक्स में आसानी से देख पाएंगे, कंपेयर कर सकते हैं। चलिए आप यहाँ से, ठीक। तो ये कुछ पॉलिसी से रिलेटेड और ज़मीन से ही रिलेटेड चीज़ें हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि हम सीधे सॉइल के बारे में बात करेंगे, चूँकि सॉइल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फेमस टॉपिक है इस चैप्टर का। तो अब हम सॉइल को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज सॉइल। तो आप जानते हैं सॉइल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। सॉइल वही टॉप मोस्ट लेयर है जिस पर फसल होती है, ठीक है ना, जिस पर खेती होती है। सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स, इस बात को याद रखिएगा। ये एक नवीकरणीय संसाधन है, इसे बार बार बनाया जा सकता है, लेकिन इसकी जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो स्लो है, इस बात को याद रखिएगा। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ, ठीक है। चलिए, तो ये जो आप देख रहे हैं ये सॉइल की जो स्ट्रेटा है, यानी कि लेयर्स हैं, उसके बारे में बता रखा है। सबसे पहले टॉप सॉइल है, अपर सॉइल लेयर कह लीजिए। उसके बाद सब सॉइल है जिसमें बजरी वगैरह, कंकड़ वगैरह, सिल्ट, क्ले है। उसके बाद फिर दोबारा से सबस्ट्रेटम है, ठीक है ना। उसके बाद अनवेदर्ड पेरेंट बेडरॉक, यानी कि बिल्कुल जो बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें जो टूटी नहीं है उसकी लेयर आ जाती है। चलिए, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। अगर मिट्टी की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि सॉइल टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू फ्यू सेंटीमीटर। कुछ सेंटीमीटर मिट्टी की परत बनने में कई लाखों साल लग जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये बात मैंने आपको बता दी थी। उसके अलावा हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, दैट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर, कि सॉइल फॉर्मेशन को बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, इनके बिहाव पर सॉइल्स को हम क्लासिफाई करते हैं इन वेरियस टाइप्स में। तो लगभग 6 से, कुछ बुक्स में एक्चुअली 6 होती हैं, कुछ में 8 होती हैं, 9 होती हैं, बट हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आइए जान लेते हैं।
यदि आपसे कोई पूछता है कि आप किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो आप उससे कह सकते हैं कि हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो कई बेसिस पर हैं। एज क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिजिकल और केमिकल, उसका लुक क्या है, टेक्सचर क्या है, सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए अब हम टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि हमें हर सॉइल में 4 मेन चीज़ें ज़रूर पता कर लेनी है। पहली, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी खासियत क्या है, ठीक है, स्पेशल प्रॉपर्टी टाइप मान लीजिए। दूसरा, वो बनती कैसे है, फॉर्मेशन या मिलती कहाँ है। तीसरा, किस प्रकार की क्रॉप्स को वो सपोर्ट करती है। चौथा, रीजन, किस इलाके में वो ज़्यादा पाई जाती हैं। ये 4 चीज़ें हमें ज़रूर पता करनी है। अच्छा, प्रॉपर्टी में आ जाएगा उसकी कोई खासियत, जैसे कि कलर या उसकी फॉर्मेशन की तरीका, ठीक है ना, या उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो किस प्रकार के होते हैं, ये चीज़, या उसकी फर्टिलिटी। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एलुवियल सॉइल, जिसे हिंदी में कहा जाता है जलोढ़ मृदा। आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा, आइए जान लेते हैं। पहला पॉइंट अगर हम देखें ध्यान से तो लिखा हुआ है कि ये मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा फैली हुई है हमारे देश में, और लगभग नॉर्दर्न प्लेन्स जितने भी हैं वो सब एलुवियल सॉइल से ही ढके हुए हैं। यानी कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं जिसमें कई सारे स्टेट्स आते हैं, यूपी हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान का ईस्टर्न वाला हिस्सा हो गया, पंजाब हो गया, ये सब में एलुवियल सॉइल आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो सॉइल है, ये सॉइल जो है कहाँ से लाई जाती है। 3 इम्पॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स हैं, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इन तीनों नदियों की वजह से मिट्टी जो इन प्लेन्स में आ पाती है। चलिए, उसके अलावा हमें और क्या पता करना था वो भी देख लेते हैं, क्या क्या फीचर्स हमें। 2 चीज़ें हमें पता चल गई, 2 पॉइंट्स हमें पता चल गए। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो एलुवियल सॉइल है उसके अंदर क्या क्या पार्टिकल्स होते हैं। तो उसके अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले के अलग अलग प्रोपोर्शंस हैं। तो किसी एलुवियल सॉइल में कम है कुछ, किसी में कुछ ज़्यादा है। कैसे, आइए जान लेते हैं। तो अगर आप ध्यान दें तो आपने 9th क्लास में 2 प्रकार के एलुवियल नोड्यूल्स पढ़े होंगे, खादर और बांगर। तो अब हम उन्हीं की बात कर रहे हैं एक्चुअली। देखिए, आपने ये तराई और दुआर ज़रूर सुना होगा, बट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इस पैराग्राफ की, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें लिखा है अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स, यानी कि किन से बनी है। सॉइल्स आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। देखो, ये जो क्लासिफिकेशन है ना, दुआर, छोज और तराई, ये एक्चुअली जो पार्टिकल्स मिलते हैं उनके साइज़ के बेसिस पे है। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, तो आप ये खुद भी पढ़ सकते हैं, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है एज वाला। तो एज के अकॉर्डिंग एलुवियल सॉइल जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं, ओल्ड और न्यू एलुवियल। ओल्ड एलुवियल को बोलते हैं बांगर, आपको याद रखना है। ओल्ड मतलब बूढ़ा, तो बूढ़ा मतलब बी बांगर, ठीक है। और न्यू से खादर। बांगर सॉइल की बात करें अगर हम, तो उसमें ज़्यादा कंकड़ नोड्यूल्स होते हैं खादर से, और ठीक है ना, उसमें ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं और ज़्यादा हम बात करें तो फर्टाइल होती है बांगर से। अच्छा, एक्चुअली क्या है, इन्होंने लाइन जो है कुछ इस तरीके से लिखी है। जो बांगर सॉइल है उसमें कंकड़ नोड्यूल्स ज़्यादा होते हैं, आपको पता होगा। इसीलिए आपको ये भी पता होगा कि खादर जो है वो ज़्यादा, क्योंकि खादर न्यू एलुवियल है, नई बनी है, तो खादर जो है वो एक्चुअली ज़्यादा फर्टाइल होती है बांगर से। रीज़न, उसकी नई प्रॉपर्टीज़ है, न्यू फॉर्मेशन है, ठीक है। और बांगर में अगर हम बात करें, बांगर में तो इसमें जो कंकड़ नोड्यूल्स हैं, जो कंकड़ मिलते हैं छोटी छोटी बजरी टाइप, वो थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। तो फर्टिलिटी पर उसकी इम्पैक्ट पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में लास्ट टॉपिक की, और वो है कि किस प्रकार की जो फसल है, कौन कौन सी फसल है जिनके लिए आइडियल है। तो ध्यान दीजिएगा, मोस्टली दी सॉइल्स, ज़्यादातर दी सॉइल्स में पोटैश होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, लाइम होता है, जो कि अच्छा है शुगर केन के लिए, पैडी यानी कि धान के लिए, चावल के पौधे को बोलते हैं व्हीट, और बाकी की दाल की क्रॉप्स के लिए। आई होप आपको ये पॉइंट मिल गया होगा। तो अभी तक हमने कितने पॉइंट्स पढ़ लिया ये जान लेते हैं एक बार एलुवियल सॉइल से रिलेटेड। पहला पॉइंट मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिया था। दूसरा पॉइंट था कि ये कौन से सिस्टम से लाई जाती हैं। तीसरा पॉइंट ये एज वाला है, और चौथा पॉइंट ये है
और आप अपनी तरफ से कोई 5वां पॉइंट भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, बट ये 4 मेन पॉइंट्स आपको याद रखने थे एलुवियल सॉइल में। ठीक, चलो अब हम बात करेंगे ब्लैक सॉइल की। तो नंबर 2 पर है ब्लैक सॉइल। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट कि इनका नाम ब्लैक क्यों है, तो ध्यान दीजिएगा, दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर एंड आर ऑल्सो नोन एज रेगल सॉइल। इन्हें रेगल सॉइल भी कहते हैं और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है नाम। ब्लैक सॉइल क्यों है तो वो आगे पता चल जाएगा। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखें, ब्लैक सॉइल इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ये कॉटन की खेती के लिए बहुत ही अच्छी फसल है। चलिए ये भी हमें पता चल गया। थर्ड पॉइंट अगर हम ध्यान दें तो लिखा है कि इस प्रकार की जो सॉइल है वो डक्कन ट्रैप में मिलती है, बेसाल्ट वाले इलाके में, जो कि नॉर्थ वेस्ट डक्कन प्लेट्यू पर फैला हुआ है। और एक्चुअली जो लावा है, जिन इलाकों में लावा सूख चुका था, ठीक है ना, लावा फ्लोज होते हैं, उससे ये बनती है। तो आप ये मान लीजिए कि लावा की वजह से इसका कलर जो है ब्लैक हो जाता है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। अच्छा, ये जो लावा फ्लोज वाली चीज़ें हैं, आप ये समझ लीजिए, ये प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, गुजरात और बाकी के कुछ स्टेट्स हैं, उनको कवर करते हुए सौराष्ट्र बोला जाता है। तो आप अगर ध्यान दें तो ब्लैक सॉइल का जो रीजन है, दैट इज़ ये जो कलर है, तो ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, ये सब ब्लैक सॉइल का है। तो आप समझ लीजिए, ठीक है। डक्कन ट्रैप वाला इलाका जो है वो यहाँ है, डक्कन ट्रैप बोला जाता है इसको, आपको पता होगा। यहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ठीक है। तो प्लेट्यूज भी कई सारे हमारे देश में एक्चुअली। चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं, इस मैप में सारी सॉइल के बारे में बता रखा है। हाँ, एक और प्रॉपर्टी, ब्लैक सॉइल जो है वो बहुत ही फाइन क्लेई मटेरियल से बनी होती है। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। यही रीज़न है कि ये कॉटन के लिए अच्छी हैं बहुत, ठीक है। इस बात को सारे बच्चे याद रखें। और इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट काफ़ी होता है, मैग्नीशियम है, पोटाश और लाइम। पोटाश और लाइम जो है वो एलुवियल सॉइल में भी था और इसमें भी है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लैक सॉइल जो है डीप क्रैक्स डेवलप कर लेती हैं गर्मियों में, ऐसा क्यों, या उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप बोलेंगे विच हेल्प इन द प्रॉपर एयरेशन ऑफ द सॉइल। तो जो क्रैक्स होते हैं उसमें हवा आसानी से घुस जाती है और जिससे आप भी जानते हैं इनडायरेक्टली फाइनली एट लास्ट फर्टिलिटी बढ़ती है इस मिट्टी की, ठीक। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे और हम रेड और येलो सॉइल्स पढ़ने वाले हैं, लाल और पीली मृदाएं। अब ये लाल और पीली क्यों होती हैं इनको भी जान लेते हैं। लाल क्यों होती हैं आप समझ रहे होंगे, आयरन की वजह से। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन द एरियाज। रेड सॉइल डेवलप होती हैं कहाँ पर, जो इग्नियस रॉक्स होते हैं, आपने पढ़े होंगे सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स 9th क्लास में शायद, तो आई होप आपको याद होगा। तो इग्नियस रॉक्स जो होते हैं उनसे बनती हैं, और किन इलाकों में जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है, जैसे कि ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ओके, यानी कि ये भी डेक्कन प्लेट्यू में ही आपको मिलेंगी, बट उसके ईस्टर्न और सदर्न पार्ट में, ठीक है। येलो और रेड सॉइल आर ऑल्सो फाउंड इन, याद रखें इस सेकेंड पॉइंट को। येलो और रेड सॉइल जो हैं वो हमें मिलती हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन। क्लियर है, इतना काफ़ी है। या फिर आप इसे भी ऐड कर सकते हैं वेस्टर्न घाट्स वाले को, बट ज़रूरत नहीं है, गंगा प्लेन तक याद रखें। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, दी सॉइल डेवलपर रेडिश कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन। मैंने बताया था ना कि आयरन के डिफ्यूजन की वजह से, आयरन मिक्स होने की वजह से इनमें क्या होता है, इनका कलर लाल हो जाता है, रेड हो जाता है। और जब इनको हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर रेड होना, तो फिर ये पीली दिखती हैं। कुछ कुछ आप ये मान लीजिए कि जैसे ईंट आपने देखी होगी, ब्रिक, तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है जब पानी के कांटेक्ट में आती हैं, है ना, वो येलो से थोड़ी रेडिश टाइप दिखने लगती हैं, इसका उल्टा है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, हाइड्रेटेड फॉर्म होता है जब पानी मिक्स हो जाता है तब। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लेटराइट सॉइल की। अब ये लेटराइट सॉइल क्या है ये जान लेते हैं। ये एक ऐसी सॉइल है जो कि आपको तट वगैरह के इलाकों में ही मिलेगी, और एक प्रोसेस आपने सुनी होगी लीचिंग, उसकी वजह से ये बनती है।
लेटराइट वर्ड जो है वो अगर आप ध्यान देंगे तो लैटिन वर्ड लेटर से आया है, जिसका मतलब होता है ईंट। चलिए, ये पहला पॉइंट खत्म नहीं हुआ। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। उन इलाकों में बनती है जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि उमस वाले इलाके आप कह सकते हैं, ठीक है ना, चिपचिपा टाइप, हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल। अच्छा, सेकंड पॉइंट, दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। तो लीचिंग होने लग जाएगी। लीचिंग होता है जो भारी बहाव की वजह से मिट्टी जो है वो एक तरफ बह के चली जाती है, उसे लीचिंग कह देते हैं हम, ठीक है ना। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। ह्यूमस कंटेंट जो है इस मिट्टी का, आपको ह्यूमस के बारे में पता होगा। द डेड एंड डिकिंग मैटर प्रेजेंट इन द सॉइल इज ह्यूमस, जो कि फर्टिलिटी के लिए अच्छा होता है। इसका ह्यूमस बहुत कम है बच्चों, तो उससे क्या होगा, इसकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलरली डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई टेम्परेचर। तो इस मिट्टी में जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, डिकम्पोजर्स हैं, वो मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे मिट्टी पाई जाती है, और एक्चुअली ह्यूमस बनाने के लिए उन्हीं का कंट्रीब्यूशन होता है। तो वही नहीं है तो ह्यूमस बनेगा कैसे? फर्टिलिटी कम रह जाती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप ध्यान दें तो ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में, यानी कि साउथ मान लीजिए आप। अच्छा, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, तो आप याद रखेंगे, और उड़ीसा, असम के कुछ इलाके। देखिए, स्टेट्स के नाम कई सारे होते हैं, बट आप जो याद रख सकें मेन जरूर याद रखें। कम से कम 3 आपको स्टेट्स याद रखने चाहिए। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। और ये किस प्रकार की खेती के लिए यूज़फुल है, तो आपको याद रखना है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला जो है वो इन्हें काजू की खेती के लिए यूज़ करती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी यूज़ होती है और कौन कौन से राज्य यूज़ करते हैं, तो ये पूछा जा सकता है आपसे, और आप फंस जाएंगे इस पॉइंट में। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट जो मिट्टी की हम बात कर रहे हैं, एरिड सॉइल। एरिड सॉइल का मतलब एक तरीके से आप मान लीजिए डेजर्ट सॉइल, ठीक है ना। डेजर्ट सॉइल भी बोलते हैं कई लोग इसे, सूखी मृदा या शुष्क मृदा कह सकते हैं, जिसमें मॉइस्चर बहुत कम है, सूख गई है वो मिट्टी। तो पहला पॉइंट क्या है, एरिड सॉइल जो है वो कलर में वेरी करती है, लाल से ब्राउन कलर भी मिल सकता है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर, मैंने बताया ना, रेत जैसी हो जाती है, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम है। सलाइन इन नेचर, ये था पहला पॉइंट। बोले कोई दिक्कत? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन इज फास्टर एंड दी सॉइल लैक ह्यूमस एंड मॉइस्चर। तो इनमें ना ह्यूमस है और ना ही मॉइस्चर है, यानी कि बेकार मिट्टी एक तरीके से देखा जाए तो, बाकी एल्यूविलिया ब्लैक सॉइल के कंपैरिजन में, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दी सॉइल्स बिकम कल्टिवेबल एज हैज़ बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। यानी कि अगर आप प्रॉपर सिंचाई करते हैं तो हाँ, इनमें खेती हो जाती है, बट आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है फॉरेस्ट सॉइल। आपको पता होगा जंगलों में एक अलग ही प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, आपने कई मूवीज़ में देखा होगा। तो वो फॉरेस्ट सॉइल की अब हम बात करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट है, दीज सॉइल्स आर फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। मतलब सिंपल है, वो कह रहा है कि ये जो मिट्टियाँ हैं वो हिली और माउंटेनियस इलाकों में पाई जाती हैं जहाँ पर भारी वर्षा होती है। इस बात को याद रखें, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वो कह रहा है, ये लोमी और सिल्टी होती हैं वैली साइड्स में, यानी कि जो घाटी है जहाँ पर दो घाटी क्या होती है आपको पता होगा, 2 चोटियों या 2 पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है इसे हम घाटी कहते हैं, वैली कहते हैं, ठीक। चलिए, दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स। और मोटे कंकड़ नोड्यूल्स इनमें मिलते हैं, थोड़ा साइज मोटा हो जाता है पार्टिकल्स का जो इनमें होता है अपर साइड स्लोप्स में, यानी कि जो ऊपर वाले हिस्से हैं वहाँ पर, ठीक है। बस यही है, ये एसिडिक होती है नेचर में, ह्यूमस कंटेंट बहुत कम होता है बच्चों, ठीक है। और बस यही आपको याद रखना है, इसमें ज़्यादा इसमें कुछ पॉइंट्स नहीं है, तो 2 और थर्ड पॉइंट आप इसे मान सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस टॉपिक की। तो ये जो टॉपिक है ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो के बाद ये जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये छोटा सा टॉपिक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें ये छोटा सा टॉपिक साथ के साथ इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज से रिलेटेड वो हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, काफ़ी एफर्ट लगता है एक वीडियो बनाने में,
टाइम भी लगता है चीज़ों को समझने में, आपको समझाने में। अच्छा, आपका यदि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर दें, तो मैं उसका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं।